Point number one. Whenever there is a relative sliding, there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces of contact, the oppositional force developed is called frictional force. Is called frictional force और फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को ले लेते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो है फ्रिक्शन के बारे में क्या है? Whenever a body moves, friction acts in the opposite direction. इससे बड़ा गलत स्टेटमेंट दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इससे बड़ा गलत स्टेटमेंट दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, whenever there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces of contact, the oppositional force developed is called frictional force. मेरे दोनों हाथ को मैं ऐसे रखा हूं और हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूं। My hands are moving, but there is no friction between the two surfaces in contact because relative to each other they are moving together. They are moving together relative to each other, so there is no friction. हाँ, अगर मैं दोनों हाथ को ऐसे ऐसे किया तो now they are moving relative to each other, there will be a frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप करने के लिए दोनों हाथ के बीच में दोनों हाथ को मूव करने की जरूरत नहीं है। हम एक को स्टेशनरी रखेंगे, दूसरे को मूव करवाएंगे, तब भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, तो जब भी दो सरफेस के बीच में स्लाइडिंग हो रहा है रिलेटिव टू ईच अदर, देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, खाली स्लाइडिंग होने से नहीं, इफ देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, जैसे ये पेन मेरे हाथ पे है, पेन मेरे हाथ पे रखा गया है, ना ये फिसल रहा है ना इसका फिसलने की कोई टेंडेंसी है, लेकिन मैं अभी हाथ को ऐसे रख दिया। जब मैं हाथ को ऐसे रख दिया, पेन फिसल तो नहीं रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे डाल देंगे फिसल जाएगा, इसका फिसलने की टेंडेंसी है, तो देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। Whenever there is a relative sliding or tendency of sliding, frictional force will develop. समझ में आया क्या? अगर कोई आदमी ऐसे खड़ा है, उसके पांव पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, क्योंकि ना ये फिसलना है ना ही इसका फिसलने का टेंडेंसी है। अब अगर ये आदमी थोड़ा ऐसा हो गया, क्या क्या ऐसे करके खड़ा है, अब फिसल तो नहीं रहा है, लेकिन दोनों पांव फिसलने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर दोनों जगह दो दो ठो केले के छिलका रख देते, दोनों पांव इधर को फिसल जाते उल्टे डायरेक्शन में। मतलब the foot are having the tendency to slide, but they are not sliding. तो इस केस में there is no friction at the feet because neither the man is sliding nor there is a tendency of sliding, but there is frictional force exists. फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। ध्यान से देखना, whenever there is a relative sliding or tendency of sliding, frictional force will exist. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज ऑपोजिशनल फोर्स, जो अपोज करता है किसको? रिलेटिव स्लाइडिंग को या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करता है। जैसे ये आदमी ऐसे खड़ा है,
इसका पांव, ये पांव का क्या टेंडेंसी, किधर फिसलने का, इधर, ये पांव का इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये चीज को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोज, विल अपोज द रिलेटिव स्लाइडिंग, मतलब ये पांव का टेंडेंसी है इधर फिसलने के लिए, इसलिए इस पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, ये पांव का टेंडेंसी है इधर फिसलने के लिए, इस पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू फुट फीट आर अपोजिट टू ईच अदर। और देखो नेट फोर्स जीरो होने के कारण आदमी रेस्ट में, इधर को जितना उधर को उतना है, सिग्मा एफएक्स जीरो है, समझ में आया। अब when there is a tendency of sliding, suppose I say कि here, अच्छा अगर स्लाइड करेगा भी तो अपोज होगा, जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, कि सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक ब्लॉक है, किसी एक फ्लोर पे इसको खींचते हुए आगे ले रहे हो, इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, इट इज ऑलरेडी स्लाइडिंग, तो ये स्लाइड कर रहा है रिलेटिव टू द फ्लोर, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा opposing the sliding motion, so when there is a sliding or tendency of sliding, जैसे मान लो कि कोई एक ब्लॉक है, यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा गया है जो कि रेस्ट में है, the block is at rest, but you know this is having a tendency to slide, क्योंकि ये रफ है इसलिए फिसल नहीं रहा है, लेकिन इसका तो एक टेंडेंसी है स्लाइड करने का, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, किस डायरेक्शन में, opposing the tendency of sliding, what is the tendency of sliding, sliding down, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर पक्का होगा ऐसे, so frictional force will be acting like this। अगर हम कहेंगे कोई एक ब्लॉक किसी टेबल के ऊपर जस्ट रखा हुआ है, ए बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अगर टेबल के ऊपर रखा है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, क्योंकि नाइदर इट इज स्लाइडिंग नॉर इट इज हैविंग एनी टेंडेंसी टू स्लाइड, तो देखना है कि wherever there is a relative sliding or tendency of sliding, a frictional force develops as an opposition to, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है, ये फोर्स क्यों हो रहा है, मैं आई गिव यू टाइम टू आस्क, प्लीज वेट, थोड़ा सा आपके डाउट रखो, मैं बता रहा हूं, हाँ डाउट को लिख के रखो, दूंगा मैं क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग हो जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि when the frictional force acts tangentially to the surface, in a direction opposite to relative sliding or tendency of sliding, तो जब भी कोई बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स आता है, कैसे आता है, टैंजेंट से रिएक्ट करता है किसी सरफेस के ऊपर। अब सोचने वाली चीज हुआ, लास्ट क्लास ही न्यूटन थर्ड में पढ़ते वक्त हम लोग देखे थे, कोई भी फोर्स को एक्शन में आने के लिए एक एजेंट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक मोटिव चाहिए। मोटिव क्या हुआ, ग्राउंड बोलता है कि मेरे ऊपर कोई फिसल नहीं सकता, ये आदमी के पांव पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, दे रहा है कौन, इसका पांव को अगर हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, एजेंट कौन है, द अदर सरफेस, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, सो द अदर सरफेस इज द एजेंट, पांव उसका हो गया ऑब्जेक्ट। और ये फोर्स इसके ऊपर क्यों दे रहा है, चलो इसके बाद ही डिस्कशन कर लेंगे क्यों दे रहा है। ये फ्लोर हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी एजेंट, इसका पांव हो गया ऑब्जेक्ट, एंड वी नो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Action is given by the agent on the object, reaction is given by the object on the agent। तो आप क्या कहोगे, the frictional force on the two surfaces of contact are
opposite. They behave as a pair of action and reaction forces. ये पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जैसे बिहेव करते हैं। तो अगर दोनों सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, जैसे मैं दोनों हाथ को रगड़ रहा हूं, ये हाथ मेरा रेस्ट में है, ये हाथ आगे जा रहा है रिलेटिव टू दिस एंड, ये आगे जा रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? अपोजिंग द स्लाइडिंग, मतलब पीछे की तरफ, है ना, उल्टे डायरेक्शन में आएगा। ये हाथ तो मूव नहीं कर रहा है, ये जा रहा है, लेकिन रिलेटिव टू दिस एंड क्या हो रहा है? ये आगे जा रहा है, तो इस हाथ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड ये पीछे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? आगे की तरफ, ये वाला हाथ के ऊपर पीछे की तरफ। तो जब हम रगड़ रहे हैं, इस हाथ पे आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरे हाथ पे पीछे की तरफ, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। सर तब तो मजा आ गया, दोनों हाथ को रगड़ो, नेट फ्रिक्शनल फोर्स जीरो। अरे नहीं, नेट फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फ्रिक्शनल फोर्स तो जीरो तब होगा when both of these forces are acting on the same body. Now they are acting on two different bodies. They are action reaction pairs. They do not cancel out each other. तो क्या समझ में आया? They behave as a pair of action reaction forces. So do not as acting on two different body, as they act on two different bodies. They do not cancel out each other. नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स तो जीरो हो जाता। They do not cancel out. ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। समझ में आया? हुआ क्या है, यहाँ पर एक छोटा ब्लॉक है, दूसरा वेज है, वॉल और फ्लोर के बीच में दोनों फंसे हुए हैं। अगर ये छोटा सा वेज को इधर को पुश करेंगे, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। सबको थोड़ा बड़ा करके इधर जूम करके किया हूं। अगर ये ब्लॉक सारे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, खाली समझने के लिए आसान होगा करके मैं अलग अलग गैप करके किया हूं। अभी अगर इसको इसके अंदर पुश करेंगे तो ये उठने लगेगा, बट देयर विल बी स्लाइडिंग एट ऑल सरफेसेस। नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हियर। पहले देखना है कि ये जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है? इट इज स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर। विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, कॉल इट F1। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सरफेसेस आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर इसके ऊपर F1 आया, इसके ऊपर भी F1 फोर्स आएगा। आप देखोगे कि अगर इसके नीचे कोई पेपर या पॉलिथीन रखा है, जैसे इसको ढकेलोगे वो भी चलने लगेगा। क्यों? उसके ऊपर ऐसा एक फोर्स आ रहा है जो इसको ढकेल के ले रहा है। मान लो कि कोई थर्मोकोल का स्लैब है, उसके ऊपर लोहे का कोई ब्लॉक रखा है, इसको खींचो तो ये चलता। अरे इसको कौन खींचा? मैं तो इसको खींचा। इसको खींचा तो ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे आया, इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे आया, और ये फोर्स के कारण चलने लगा। रिवेटिंग। अब यहाँ पर F1 हुआ तो यहाँ पर F1 हुआ। यहाँ पर ये पॉइंट किधर जा रहा है? किसके साथ स्लाइड कर रहा है? इसके साथ कर रहा है। अच्छा, ये किधर जा रहा है? अंदर। तो इसके ऊपर कैसे फ्रिक्शनल फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज एन अपोजिशनल फोर्स, सो यू से F2। अच्छा, अगर इसके ऊपर F2 हुआ, इसके ऊपर फोर्स कैसे होगा? ये फोर्स ऐसा होगा। देखोगे कि अगर ये रबड़ का बनाया हुआ है, जैसे इसको पुश करोगे ऐसा फोर्स आने के कारण ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है सिकुड़ जाएगा, क्योंकि फोर्स जबरदस्ती दबा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इज पुशिंग इन दिस डायरेक्शन, तो वो सिकुड़ जाएगा, है ना? अच्छा, अगर आप लोगों को समझ में आ गया, मन ही मन में जल्दी सोच लो, बोलना मत। देखते हैं कितना लोगों का सोच सही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द वॉल? डोंट टेल, मन ही मन में सोच लो, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द वॉल। अब बताना सही हुआ कि गलत हुआ, सोच लिए। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल, दिस पॉइंट इज गोइंग अपवर्ड, so on these the frictional force will be downward and on the wall it will be upward। अब देखो, मन ही मन सोच के कुछ लोग हार गए।
नहीं है कि नहीं? मन ही मन सोचा, मन ही मन में हाथ गया। अब क्या बताए? अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना एकदम डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्यों है। व्हाई दिस फ्रिक्शनल फोर्स हैपेंस? ये फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए होता है जब हम किसी एक बॉडी के ऊपर एक दूसरा बॉडी को ला के रख देते हैं, तो आप अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे ये सरफेस ऐसे फ्लैट नहीं होता है, उबड़ खाबड़ होता है। ये भी दूसरा उबड़ खाबड़ वाला है। अब जब ये इसके ऊपर चलता है तो फंस जाता है कि नहीं? ये इसके ऊपर चलेगा तो क्रेस्ट ड्रॉ करके फंस जाएगा तो आसानी से नहीं जाएगा। सो देयर इज ए मैकेनिकल लॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट फ्रिक्शन, दिस इज नॉट फ्रिक्शन। कुछ लोग बोलते हैं ये भी फ्रिक्शन है, चलो हम भी बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट फ्रिक्शन, दिस इज ए मैकेनिकल लॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। अभी अगर ये दोनों सरफेस को थोड़ा सैंड पेपर लगा के पॉलिश कर दिए, दोनों सरफेस को पॉलिश कर दिए, अब और मैकेनिकल लॉकिंग नहीं होने वाला, ये आसानी से फिसलने लगेगा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, पॉलिश कर देने से फ्रिक्शनल फोर्स घट जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। कौन लोग कहते हैं? जो लोग पहले वाले को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ये नहीं, लेकिन तुम लोग काम चलाओगे तो तुमको कोई एतराज नहीं, हमको कोई एतराज नहीं, बट दिस इज नॉट फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज देन फ्रिक्शनल फोर्स? होता ये है कि जब एक सरफेस के ऊपर हम दूसरे सरफेस को रखेंगे तो आप देखोगे यहाँ का मॉलिक्यूल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को खींचने लगेंगे। जब खींचने लगेंगे, आप अगर इसको जबरदस्ती मूव करवाने की कोशिश करोगे, ये खिंचाव के कारण ये आगे नहीं जा पाएगा, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो दोनों के बीच में जो लगाव है, इसके चलते ये आगे नहीं जा रहा है। इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना? फ्रिक्शनल फोर्स इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो लगाव है। कभी कभार क्या होता है, मान लो कि दो बच्चे खेल रहे हैं, है ना, और मम्मी बोलती है कि आ जाओ पढ़ने का टाइम हुआ, तो दूसरा बच्चा क्या बोलता है, अभी थोड़ा रुक जाओ, हाथ पकड़ के खींच लेता है। उधर मम्मी बुला रहे हैं, आप क्या बोलते हो, मम्मी वो छोड़ नहीं रहा है, पकड़ा है। अरे पकड़ा नहीं, उसको तोड़ के आप जा सकते हो। आपके मन में कुछ लगाव है कि मैं रुक जाऊं, वो जो लगाव है, दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग द ऑपोजिशन टू द रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द टू, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नॉट दिस मैकेनिकल लॉकिंग। लेकिन तुम्हारा स्कूल लेवल में चलता है, लेकिन अगर यही चल मार के चलोगे, आगे चल के फंस जाओगे। इसलिए मैं सही चीज बताया। इंटरेस्टिंगली आप देखोगे, वो कहते हैं कि पॉलिश करने से फ्रिक्शन कम हो जाता है। कोई सरफेस अबर खबर है, उसको पॉलिश कर दो, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। पॉलिश करने से फ्रिक्शनल फोर्स कम नहीं होता है। अगर और भी ज्यादा पॉलिश कर देंगे, बहुत ज्यादा पॉलिश कर देंगे, तो ये दोनों मॉलिक्यूल बहुत ही नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आ जाने के कारण बहुत जोर से एक दूसरे को पकड़ लेंगे और उनमें स्लाइडिंग होना और भी मुश्किल हो जाएगा। By over polishing, frictional force becomes very strong. कोई एक ग्लास प्लेट के ऊपर, ग्लास प्लेट कितना पॉलिश्ड है, उसके ऊपर दूसरा ग्लास प्लेट को खींच के देखो, नहीं चलेगा। The frictional force is too high, जबकि उसका सरफेस is polished. फिर हम क्या करते हैं फ्रिक्शन घटाने के लिए? कैरम खेलते वक्त, कुछ करते वक्त फ्रिक्शन घटाना है, क्या करते हैं? पाउडर डाल देते हैं। तो ये दोनों सरफेस के बीच में पाउडर वाले पार्टिकल्स आ गए और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स घट गया और फ्रिक्शन उतना तगड़ा और नहीं होगा। पाउडर डालो, ऑयल डालो, ग्रीस डालो, कुछ भी डालो, एनी लुब्रिकेशन, पानी डाल दो, वाटर मॉलिक्यूल्स विल कम, दैट विल बी सेपरेटिंग द टू मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईच अदर। तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस गहराई में हम लोग अभी नहीं जा रहे, थोड़ा सा बता दिए क्योंकि आपके पास सही लॉजिक होना चाहिए। तो ये हो गया। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स को आगे समझने के लिए हमें नोट पॉइंट नंबर 4 में जाना है। नोट पॉइंट नंबर 4 था कि 3 था, क्या था? नोट पॉइंट नंबर 4 था, है ना? नोट पॉइंट नंबर 4। Here I want to define a new term called applied force. ध्यान से देखना,
आई कॉल इट अप्लाइड फोर्स। आपकी बुक में ऐसा टर्म नहीं है, आपकी बुक में सूडो फोर्स नहीं है, आपकी बुक में लेमिस थ्योरम नहीं है, आपकी बुक में काफी चीज नहीं है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 30% of things are not available in your book, but using these tools you can solve your book's questions. अप्लाइड फोर्स क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। इसकी जानकारी होने से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आप फटाफट बता दोगे। क्या अप्लाइड फोर्स? डेफिनेशन लिखते हैं। आई डिफाइन इट। कोई आपको नहीं पूछेगा डिफाइन एन अप्लाइड फोर्स, नो, मेरा अपना। द नेट एक्सटर्नल फोर्स, net external force acting on a body in a direction parallel to the surface of contact, parallel to the surface of contact is called applied force। ठीक है, इसको अप्लाइड फोर्स कहते हैं। ठीक है, we call it FA। क्या फायदा जानते हैं? हम लोग तो हरदम फायदे पे रहते हैं, जिसमें फायदा नहीं वो हमारा काम का नहीं। अप्लाइड फोर्स इसको कहते हैं। ठीक है सर, आप नामकरण कर दिए इसका, लेकिन काम क्या है बताइए? काम ये है कि for a body at rest, direction of frictional force is always opposite to applied force। ये एक काम बताया, ऐसे ढेर सारे काम आगे आने वाले हैं। ये एक बता दिया। For a body at rest, the direction of frictional force is opposite to the applied force, opposite to applied force। अच्छा, तो पहले अप्लाइड फोर्स को समझते हैं। क्या है अप्लाइड फोर्स? The net external force acting on a body in a direction parallel to the surface of contact, parallel to the surface of contact। एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये कोई एक ब्लॉक है, ये एक 6 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे इसको कोई खींच रहा है, कोई फोर्स लगा के 20 न्यूटन का, और ये एंगल मान लो 60 डिग्री है। चलो देखते हैं इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स क्या है। अब डिफरेंट जो फोर्सेस आ रहे हैं, वो उसका एक वेट है जिसके बारे में आपको पूरा जानकारी है, वो 6G है ना। एक नॉर्मल रिएक्शन भी है, और क्या है, और ये है कि ये फोर्स आ रहा है। हमें पता करना है अप्लाइड फोर्स। व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स हियर? अप्लाइड फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। इस डायरेक्शन में इसको पैरेलल होके क्या फोर्स है? 6G तो नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। R भी तो नहीं है, परपेंडिकुलर है। हाँ, ये जो 20 न्यूटन है उसका एक कंपोनेंट होगा, कितना? 20 cos 60। सो यू से इट इज 20 cos 60, जो कि इस डायरेक्शन में है, कितना? 10 न्यूटन। इसका मतलब इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कितना हुआ? 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा वो ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स राइट को है, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट को है। आपको सर अगर स्लाइड कर रहा होगा, अरे अगर स्लाइड कर रहा होगा तो डायरेक्शन जानना क्या बड़ी चीज, आप तो देख चुके हो। When it is sliding, it is very easy to know the direction. When it is not sliding does not mean it is not moving. Remember, again that is another point. A body is not sliding does not mean it is not moving. When I am walking on the floor, am I sliding on the floor? No, I am not sliding on the floor. हाँ, मेरा अगर चप्पल टूट गया है, घिसते हुए जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा I am sliding. When I am walking, I am not sliding. When the car is moving on the road, the wheels are not sliding. Sliding motion and motion, two different things. हमारा मन में मिसकंसेप्शन क्या बताओ? जब भी कोई बॉडी मूव करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट होगा।
जब मैं चल रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ है, नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर मोशन, इट हैज टू डू एवरीथिंग विथ योर स्लाइडिंग मोशन. यू आर नॉट स्लाइडिंग व्हेन यू आर वॉकिंग, इवन व्हेन यू आर रनिंग यू आर नॉट स्लाइडिंग. ओके, विल गो टू दैट पॉइंट लेटर. नाउ वी सी अप्लाइड फोर्स. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको अगर स्कूल लेवल में पढ़ोगे बहुत इजी चैप्टर है, जे लेवल में पढ़ोगे बाल खड़े हो जाएंगे. ठीक है, जे लेवल में पढ़ोगे बाल खड़े हो जाएंगे, इतना मुश्किल चैप्टर है. एनीवे, मैं दोनों का बीचों बीच लेता हूं ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो जाए. नाउ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. सपोज आई से हियर इज a block kept on an inclined plane of inclination theta. I want to know the applied force. Applied force means force parallel to the surface of contact. क्या क्या फोर्स है इसके ऊपर? एक नॉर्मल रिएक्शन तो है, सब जानते हैं, और जो उसका वेट है that can be resolved into two components. ये कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, ये कंपोनेंट हो गया mg cos theta. Now what else is the force? Oh, no other force. Then what is applied force? The force parallel to the surface of contact. कौन? mg sin theta. So you say it is mg sin theta. In which direction? Like this. इसका मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ये उल्टा डायरेक्शन में आएगा. फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. Suppose here is a block. This block is being pushed by a force of say 100 Newton against a wall. Block is say 4 kg block. I want to know the applied force. ध्यान रहे, I am interested for the applied force. तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं. थोड़ा फिगर को ढंग से बनाया जाए. ये हो गया वाल. हमें पता करना है व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक. 4 kg का ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल. द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ए रिएक्शन फोर्स हियर एंड ए वेट. कैन एनीवन हेल्प मी locating what is the applied force? Applied force is the force. Yes. मैं अप्लाई कर रहा हूं बोल के applied force नहीं होगा. You have to see the force parallel to the surface of contact. What is that? 4g. You say it is 4g. की direction में downward. मतलब on this block there must be a frictional force in the upward direction like this. ठीक है? तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स. समझ में आया क्या? जब भी किसी एक फोर्स के बारे में बात करते हैं हम क्या क्या चीज जानना चाहते हैं. हु इज द एजेंट, हु इज द ऑब्जेक्ट, हाउ इज द रिएक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं व्हेनेवर यू कम अक्रॉस ए फोर्स. We are now trying our level best to understand what is the direction of frictional force and point of application of frictional force. Point of application is tangent to the surface. Understood? Direction. अब direction के लिए इतना सारा थ्योरी चल रहा है. और बाकी क्या है? मैग्नीट्यूड भी देखना है. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स भी देखना है. तो फिलहाल हमें डायरेक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आ गया. ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जानने की और 2-3 तरीके हैं जिसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट. नाउ आई हैव अनदर क्लास टू स्टार्ट. ठीक है, मिलते हैं. थैंक यू सर.